जेल के वो वाक़यात जो मंज़र आम पर कभी आ नहीं सके या उनको छुपा दिया गया। यूसुफ कज़्ज़ाब करैक्टर हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह जिसने नबूवत का दावा किया उसका जेल में मर्डर होता है। सरबजीत सिंह लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। ये टारगेट अपने पूरे करके ये फरार हो रहा था वाघा बॉर्डर के जरिए वापस इंडिया जाने के लिए, तो इसको साहस इदारों ने गिरफ्तार किया। और इंडियन मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि ये एक आम शहरी है इंडिया का और गलती से बॉर्डर क्रॉस करके नशे की हालत में आ जाता है और यहाँ पर पकड़ा जाता है। सियालकोट का बड़ा एक हाई प्रोफाइल वाक़या और बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट। उस ऑपरेशन में सबसे पहले वो जो अंदर मुलजम थे ना, वो उन 5 जजेस को मारते हैं। अब हर अखबार में जावेद इकबाल, जावेद इकबाल, जावेद इकबाल। परवेज मुशर्रफ ने पूछा है कि ये जावेद इकबाल भाई, ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद फिर एक दिन इत्तला आती है पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से, अपना आबिद बॉक्सर इंस्पेक्टर जो है टीपू ट्रका वाला के केस के हवाले से अपना जेल में रहे हैं। जेल में उसके ऊपर अटैक जो है वो प्लान किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में जेलों के वो वाक़यात जिनके असल हक़ाइक़ आज तक मंज़र आम पर नहीं आए, आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, अगर पाकिस्तान की जेलों के वाक़यात की बात करें तो अंदर जेल के क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बाहर न्यूज़ उस तरह से नहीं आती जिस तरह से वो असल वक़्वा होता है। बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ जो जेल जाती है उनके भी कत्ल हुए हैं। आज ऑडियंस को ये बताएं कि जेल के वो वाक़यात जो मंज़र आम पर कभी आ नहीं सके या उनको छुपा दिया गया, वो कौन कौन से थे? बट सर, जेल में ना माजी में बड़े बड़े हीनियस क्राइम जो है वो रूनुमा हुए हैं। उसमें अगर कोई काबिल ज़िक्र चंद एक वाक़यात आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। उसमें काबिल ज़िक्र जो वाक़यात है ना, उनमें एक आप ले लें कि यूसुफ कज़्ज़ाब करैक्टर हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह जिसने नबूवत का दावा किया था उसका जेल में मर्डर होता है। एक ये इंसिडेंट हुआ था जेल में। उसके बाद फिर एक सियालकोट का वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। कू हो गया था। ठीक है, वो हुआ ये था कि 5 जजेस की को मर्डर कर दिया गया था वहाँ पे। अंदर बहुत अगवा बराए तवान के मुलज़िम थे, उन्होंने जजेस को हॉस्टेज बना लिया, उनका मर्डर हुआ। फिर उन मुलज़िमों को मुकाबले में मारा गया वहीं पर जेल में। एक ये इंसिडेंट था, बहुत बड़ा वाक़या था ये जेलों के हवाले से। फिर एक जो मेरे ख़्याल पिछली सदी का सबसे बड़ा एक वाक़या था ना, 100 बच्चों के जो कत्ल थे, उसका जो मुलज़म था जावेद इकबाल, वो और उसका एक साथी, उनकी जेल में हलाकत होती है और वो उसको डिक्लेयर ये किया जाता है कि वो खुदकुशी की है खुदकुशी की उन्होंने। थी। ठीक है, एक ये हो गया। सरबजीत सिंह का मर्डर उसमें जेल में हुआ। तो ये चंद एक वाक़यात हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर जेल में आबिद बॉक्सर इंस्पेक्टर को ले लें, उस पर अटैक की कोशिश की जाती है। वहाँ पे जेल में अलार्म बजते हैं, फिर वो पुलिस आ जाती है, फिर उनको मुलज़िमों को पकड़ती है जिन्होंने अटैक करना था, फिर उनको दूसरी जेल मुंतकिल कर देते हैं। इसके अलावा जेल में बैठ के जो क्राइम हुआ करते थे ना, कि जेल के अंदर बैठ के लोग बाहर लोगों को मरवा दिया करते थे। अंदर बैठ के जो क्रिमिनल्स थे वो बाहर भत्ते भी मांगा करते। तो जेल जो थे ना, एक बाकायदा कह लें कि क्राइम की एक इंडस्ट्री कह लें उसको, या फैक्ट्री कह लें। तो वो एक उन लोगों के लिए अंदर एक महफूज पनाहगाह भी होती थी। अंदर बैठ के वो जुराइम भी करते थे बाहर। और जो ये हीनियस क्राइम, जो बड़े बड़े वाक़यात पेश हुए हैं जेल में, इस हवाले से आज डिटेल से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली तो स्टोरी पर बात करते हैं। पहले हम स्टोरी पे बात कर लेते हैं। यूसुफ कज़्ज़ाब से हम स्टार्ट लेते हैं। यूसुफ कज़्ज़ाब जो था ना, ये एक ऐसा किरदार था कि इसने नबूवत का दावा किया था और उस दौर के बड़े-बड़े रईस लोग जो थे वो इसके पैरोकार हुआ करते थे। ये बाकायदा एक मजलिस का एहतमाम किया करता था। वहाँ पर ये तकरीर करता था, ख़िताब करता था, मिंबर पे बैठ के कह लें या खड़े होके डाइस पे अपना स्पीकर लगा के, लाउड स्पीकर सॉरी माइक शाइक लगा के सारा। तो ये उन सब से ख़िताब किया करता था, जैसे मजलिस में लोग बैठे नहीं होते नीचे, इस तरह से लोग बैठे होते थे। लाहौर का शख्स था। हाँ, लाहौर का ही था। इधर पीछे से कहीं जड़ावाला का रिहायशी था, लेकिन यहाँ पर लाहौर में ना इसने बनाया हुआ था अपना जो घर डेरा। था और डेरा जो था।
तो अब इसका दावा ये हुआ करता था कि नाउज़ुबिल्लाह मैं नबी हूँ और ये जो सब लोग बैठे हैं ये असहाब हैं। और उसमें बाकायदा तकरीर के दौरान, ख़ताब के दौरान नाम नाम लेकर के ये माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये बैठे हुए हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, ये अबू बकर हैं, ये फ़लाँ साहब हैं, उनका नाम लेके उनको बुलाया करता था ये। अच्छा, क्योंकि मैं इस हवाले से इसलिए कुछ ज़्यादा मुझे नॉलेज है या मैं ज़्यादा जानता हूँ कि जब इसने नबूवत का दावा किया था और इसको ख़बरें अख़बार में जो था ना हाइलाइट किया गया था, तो मैं उस वक़्त ख़बरें अख़बार का हिस्सा था वहाँ पे। ये दौर कौन सा है? ये 90s से पहले का दौर है, सॉरी मिड 90s का दौर है ये। तो उस दौर में ये मामलात वहाँ पर चला करते थे। ख़बरें की एक इंस्पेक्शन टीम हुआ करती थी, मैंने पहले भी कई मरतबा आपके साथ पॉडकास्ट में ज़िक्र किया है। तो उस इंस्पेक्शन टीम को इत्तला मिलती है, कोई उनको इसके मुतल्लिक बताता है कि जी ये इस तरह से एक शख्स है, यूसुफ़ नाम है उसका और वो नबूवत का दावेदार है। फिर वो उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं मामलात को। बहुत कई दिन तक जो है ना वो इस मामले को रेकी भी करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं, उनकी जाँच-पड़ताल भी करते हैं। बहुत से लोगों से फिर वो मशवरा भी करते हैं, मतलब वुकला से कह लें और अपने जो उस टाइम सीनियर्स थे, उनसे भी सारे से मिल के सारा कुछ करके फिर इसको पब्लिश किया जाता है खबरें अखबार में। और उससे पहले पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता? नहीं, पुलिस का क्या एक्शन होना उससे पहले, अब जब तक कोई चीज़ वहाँ उस दौर में ना ये होता था कि जब कोई चीज़ अखबार में छपती थी ना, उसके बाद फिर पुलिस और इंतज़ामिया जो थी वो एक्टिव हुआ करती थी। अब इसका नाम रखा गया यूसुफ कज़्ज़ाब, ठीक है? उसके अमल के हिसाब से इसको कज़्ज़ाब का खिताब दिया गया उस दौर में। इसके खिलाफ ख़ैर वो जब स्टोरी छपती है, अब सारा कुछ पता लगता है, ये गिरफ्तार हो जाता है, जेल चला जाता है। फिर उसके बाद बीच में इसकी किसी एक टाइम पे आके हाई कोर्ट से ज़मानत भी हो जाती है। अच्छा, हाई कोर्ट से ज़मानत होती है तो उस जो जज साहब इसकी ज़मानत लेते हैं ना, तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, बड़ी बातें की, क्योंकि मज़हबी इश्यू एक था, तो उस हवाले से लोगों का बहुत कंसर्न था इस हवाले से, तो लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा इसके मुतल्लिक गुफ्तगू किया करते थे। इस अब पर वो अटैक कभी नहीं हुआ था जेल से बाहर? नहीं, जेल से बाहर अटैक नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट थी इसको कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है, इसकी जान को खतरा है, क्योंकि वो मज़हबी एलिमेंट था, उस वजह से ये मामला जो थे। अच्छा, वो मैं आपसे बात कर रहा था कि जिन जज साहब ने इसकी ज़मानत ली थी ना, उनके मुतल्लक फिर लोगों ने ये कहा कि यार ये इन्होंने ज़मानत गलत ली है, तो इनको लग पता जाएगा। अच्छा, फिर लग पता क्या जाएगा, कुछ थोड़ा-सा ही टाइम गुज़रा कि जज साहब के एक बेटे को माल रोड पे ही ना डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर ना गोली मार के ज़ख्मी कर दिया, उन जज साहब के बेटे को। अब वो उनके बेटे ने एक तवील अरसे तक बिस्तर पे रहा, वो सिर्फ़ उस इंसिडेंट की वजह से, गोली लगने की वजह से। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उनकी कोई फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में आग भी लग जाती है। तो लोगों ने फिर इससे मतलब कि उसको रेलेवेंट करना शुरू कर दिया कि ये सब उस चीज़ का अज़ाब है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी उनके मामलात काफ़ी डिस्टर्ब रहे। तो लोग मतलब कि चीज़ों को जोड़ते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। तो ये मामलात उस दौर में बहुत चलते रहे। इसकी बेल भी हो गई, इसका केस चलता रहा। फिर डे बाय डे ना कुछ मेरे ख़्याल 20 दिन डेली बेसिस पे इस केस की हियरिंग हुई थी और इसके जो मुचलके जमा करवाए थे ना जो ज़मानतियों ने, वो ज़मानती पेश नहीं होते थे, वो नहीं। तो वो इसको कोर्ट में जब तलब किया गया, वहाँ पर जब तलब किया गया, तो फिर इसको वो ज़मानत मुचलके कैंसल होने की वजह से इसको दोबारा गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके उसको फिर जेल भिजवा देते हैं। जेल में काफ़ी मतलब कि इसकी वहाँ पे भी थ्रेट होता है कि भई इस किस्म के मुलज़िमों को जो है बहुत सिक्योरिटी में या साइड पे रखा जाता है। उस दौर में एक हाफ़िज़ तारक, उसका निकनेम तारक मोटा हुआ करता था। ग्वालमंडी से उसका ताल्लुक था, वो कोई डबल मर्डर में जेल में गया हुआ था। तो उसके साथ कोई एक और कोई था, कत्ल के इल्ज़ाम में नदीम ज़ुल्फ़ी हुआ करता था एक। अब ये वहाँ पर जेल में होते थे, एक मलक हीरा नामी लड़का होता था, वो भी जेल में था। अच्छा, ये नदीम ज़ुल्फ़ी जो था ना, ये इस्लामपुरा के इलाके में एक बड़ा, उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज का एक लड़का था, मियाँ मुनव्वर, जो वहाँ पर इस्लामपुरे बाज़ार के ताजर थे, मेरे ख़्याल सदर भी थे शायद उस दौर में। उनका बेटा था मियाँ आमिर, गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था वो मर्डर होता है। उसके मर्डर में ये नदीम ज़ुल्फ़ी जो है, वो जेल में चला जाता है। अच्छा, नदीम ज़ुल्फ़ी इसमें मर्डर में बेगुनाह था, मियाँ आमिर के। लेकिन ये नदीम ज़ुल्फ़ी के अपने अल्फ़ाज़ हैं। देखें लोग जो ना उनको रियलाइज़ चीज़ें होती हैं,
और जो रियलाइज़ कर ले या जिसको ये चीज़ समझ आ जाए कि यार मुझे ये अपना ना करदा गुनाह की सज़ा जो है वो क्यों मिल रही है, तो ये लोगों के लिए कह लें कि अपना सबक भी होता है, या कह लें कि उनको कुछ उसको क्या कहते हैं कि को हिदायत मिल जाए, या अल्लाह ताला की तरफ से वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता था कि यार ये मर्डर मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसमें फँसा हूँ। लेकिन मैं माज़ी में फ़लाँ मर्डर में शामिल था, उसकी मुझे सज़ा नहीं मिली, लेकिन अब उसकी सज़ा मुझे इस सूरत में मिल रही है। तो ये तीनों का ना वहाँ पर जेल में अच्छा खासा आपस में ताल्लुक बन जाता है। मलक हीरा और ये तारक मोटा दोनों ग्वाल मंडी के रिहायशी होते हैं, मोहल्लेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। यूसुफ कज़ाब जब जेल में जाता है ना, तो ये तारक मोटा बकौल इसके कि यार बस ऐसे बैठे-बैठे नहीं कि ईमान किसी का जाग जाता। तो इसका भी ईमान जाग गया। इसने प्लान करना शुरू कर दिया कि यार ये नबूवत का दावेदार है, तो ये वाजिबुल कत्ल है, तो इसके मुतल्लिक प्लान किया जाए। मलक हीरा मीनवाइल को बाहर आ जाता है, पीछे ये जुल्फ़ी और तारक मोटा रह जाते हैं। ये आपस में प्लान करते हैं कि जी किस तरह से हमने इसको मर्डर करना है। मलक हीरा कोशिश करके किसी न किसी तरीके से अंदर जेल में जो है वो पिस्टल पहुँचाता है। अब पिस्टल जो है वो एक कोई दोस्त हैं, वो अपना जर्नलिस्ट थे, उनकी बीट जेलों की किया करते थे, अच्छा उनका रिलेशन था। तो उसके ज़रिए उसको इस्तेमाल करते हैं ये लोग कि हमने मुलाकात करनी है, हमारी वीआईपी मुलाकात करवा दीजिए। अच्छा वो ताल्लुक वास्ते में जिस तरह हमें कोई दोस्त कहे कि जी हमारा हमारा कहीं ताल्लुक हो, फलां जगह को कह दें सुपरिटेंडेंट को, उससे मुलाकात करवा दें, तो उसकी अच्छे तरीके से सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठ के कोई सामान, खाना-पीना, फल-वल जो होते हैं, वो दे देते हैं। तो उसकी चेकिंग भी नहीं होती। तो इन्होंने उसको दोस्त को इस्तेमाल किया कि जी हमारी मुलाकात करवा दें। वो मुलाकात करवाने गए तो सामान, खाना-वाना जो गया, वो खाने के टिफ़िन में उन्होंने जो भी था उसमें पिस्टल और मैगज़ीन जो है ना, वो रख के उन्होंने भिजवा दिया, उसकी चेकिंग कोई नहीं हुई। अब अंदर चले गई, तारक मोटा के पास पिस्टल चला गया। अब नदीम, जुल्फ़ी और तारक मोटा जो है ना, वो प्लान कर रहे हैं। वो कोशिश में है कि किस तरीके से यूसुफ कज़ाब से मुलाकात की जाए। बैरकें अलग-अलग थी इनकी, वो वैसे ही सिक्योरिटी रिस्क था उसको। तो मलक हीरा ने क्या किया कि मीनवाइल जेल के एक एहलकार को तैयार किया, और उस दौर में उसने उस मुलाज़िम को 10,000 रुपया दिया कि तारक मोटे दी मुलाकात करा दो, और बड़ा कीमतमंद है, उन्होंने मिलना चाहता। मतलब प्लान किया, ड्रामा किया। तो वो उसने बहरहाल कोशिश करने की कि मुलाकात इनकी हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, मीनवाइल होता ये है कि वो जो नदीम जुल्फ़ी मैंने आपके साथ ज़िक्र किया ना, मियाँ आमिर के मर्डर में जो था, वो उसका ना कुछ चालान कट जाता है किसी दूसरी जेल में, उसको वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। अब पीछे वो तारक मोटा अलहदा रह गया। कहते हैं कि कोई 12 दिन के 14 दिन या 15 दिन वो डेली जो थे ना पिस्टल निकालता, आटे का कनिस्तर होता था, उसमें कनिस्तर के नीचे करके वो पिस्टल छुपा के रखता था, और सुबह जब बारक खोलते थे, उनको खोल देते थे, तो वो पिस्टल निकाल के अपने नेफे में, डब में लगा लेता था। आजकल तो हम नेफा ही कहते हैं, क्योंकि जब से नेफे पे पिस्टल चलने शुरू हुए हैं, तो वो नेफे का ही लफ्ज़ यूज़ करते हैं। वो डब में उसने पिस्टल लगा लेना, और उसने इसी ताक में रहना, और उस जेल एहलकार से उसने कहना कि यार मेरी मुलाकात करा दो। लेकिन वो उसका दाँव नहीं लग सका, मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, उस दौर में ना दहशतगर्दी भी बड़े अरूज पे थी, ख़ासकर ये मज़हबी दहशतगर्दी के हवाले से। सिपा मोहम्मद एक तंज़ीम थी, सिपा साहबा थी, लश्कर जंगवी। तो इसके लोगों को ना गिरफ़्तार किया जा रहा था, इनके लोगों को। तो बड़े मतलब कि उस टाइम हाई प्रोफ़ाइल मुलज़म हुआ करते थे ये। अब इनको जब गिरफ़्तार किया गया ना, तो इनको जेल में, कोट लखपत जेल में जो है बंद करना था उन्होंने। अब वहाँ पर जो डिसाइड करते हैं ऑफ़िसर्स, वही डिसाइड करते हैं कि यार इनको ना अलहदा ही रखना है, तो यूसुफ कज़्ज़ाब को यहाँ से निकाल के ना बैरक से किसी दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाए, और इनको दहशतगर्द या ये इस तंज़ीम के जो लोग हैं, इनको इसकी बैरक में रख देते हैं। अच्छा, ये डिसाइड हो जाता है, वो बैरक से इनको कहते हैं कि जी तैयारी करो, अपना सामान बांधो, तुम्हें दूसरी बैरक में शिफ्ट करना है। वो जो जेल एहलकार जिसने 10,000 रुपया लिया होता ना, उसने उसको हलाल तो करना था। अब वो आता है तारक मोटे के पास, कहता तारक लै भी तेरी सुनी गई है। उनके अब मुलाकात बाहर तो कोई सीन नहीं बन सकिया हो रहा, लेकिन यूसुफ कज़्ज़ाब तेरी ही बैरक च असीं शिफ्ट करन लगे आ उत्थे। उत्थे होर मुलज़म आ गए ने, ते इहनूं लिया के असीं तेरी बैरक च बंद करना है। उसने कहा ये सुनना था। सुनने के बाद उसने दोबारा देख के इधर-उधर कोई कोई है तो नहीं, पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के उसने फिर लगाया, और अपनी बारक के बाहर टहलना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जब यूसुफ कज़्ज़ाब आता है उधर, तो बारक के बाहर ही कहते हैं कि वो जेल एहलकार बताता है कि ये आ गया यूसुफ कज़्ज़ाब। तो वो उससे मिलता है, उससे हाथ भी मिलाता है, और हाथ मिलाने के बाद उससे पूछता है, यूसुफ
नाम उसका पूछता है, तो उसने कहा यूसुफ। बस इतना पूछना था, फिर वो पिस्टल निकालता है, पिस्टल निकाल के उसको फायर करता है। पहला फायर जो बताते हैं वो कहते हैं कि उसके नाजुक हिजा पर लगता है। उसके बाद फिर 2 फायर और करता है वो। जब वो गिर जाता है ना नीचे, तो फिर उसके ऊपर चढ़ के चौथा फायर उसके मुँह पे मारता है। वो उसके कहते हैं कि हलक में फायर लगा था और उस चौथे फायर की वजह से ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। अब ये बहुत बड़ा वाक़या था वहाँ पे, जेल में तो ठीक है? हलचल मच एक गई होगी। हलचल मच गई, फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी, अफ़सरान मतलब सब वहाँ पर पहुँच गए। अब फिर होना क्या था, काम तो हो गया उसका जो उसने अच्छा, मकसद ये लिया था। जेल के अंदर ये वाला पहला वक़्वा था उस टाइम का कि पिस्टल से किसी को गोलियाँ मार दी? पहले भी मामला चलते रहे हैं। वहाँ पर ना जेल का सिस्टम ही बड़ा अजीब-सा है। वहाँ पर ये असलहा ले जाना किसी की मर्ज़ी से तो जा सकता था, वैसे नहीं जा सकता था। या जेल के लोग बीच में कोई शामिल होते थे। जेल में ना जो अपना हमला किसी पे करना ना उसके लिए एक वो लोहे का पत्थर होता है, या कह लें कि आप चमचा जो होता है ना, उसको रगड़-रगड़ उसको के। भी लेते हैं, उसको चमचे में अंदर मना है ये चीज़ें जेल में ले जानी, लेकिन वो चमचा अंदर ले जाते थे और उसको इतना रगड़ते थे कि वो छुरी की मानंद बन जाता था और उससे बंदा मारना बहुत आसान था। फिर जेल में होता क्या है कि आप तेल, ये अपना घी के कनस्तर जो होते हैं, इनमें तेल गरम कर लें, खौलता हुआ तेल करके वो एक किसी के ऊपर फेंक देना। दाल, पतली दाल होती है या पानी की तरह पहले उस दौर में हुआ करती थी, वो खौलती हुई दाल गरम करके वो फेंक देना, मतलब किसी पे अटैक करना। तो ये अटैक के तरीके हुआ करते थे वहाँ पर। तो ये वाक़या जब यूसुफ कज़ाब का हो गया तो तमाम तर अफ़सर मौके पर पहुँच गए। ख़ैर अब उसके बाद होना क्या था, काम तो हो गया, फिर एक एफ़आईआर दर्ज होती है, उसमें फिर कुछ जेल अफ़सरान कोई गिरफ़्तार भी हुए, कुछ मुअत्तल भी हुए। ये मतलब कि सारा सिलसिला जो प्रोसेस था वो चलता रहा। और उसके जिसने बाद गोलियाँ मारी उसका क्या बना? वो उसके बाद होता ये है कि जब ये यूसुफ कज़ाब का मर्डर हो जाता है ना, तो हमारी एक तंज़ीम कह लें, मज़हबी तंज़ीम कह लें उसको, या वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि हमने अपना नबूवत के दावेदार को जो है ना, हमने गुस्ताख़ रसूल को जो है, वो जेल में उड़वा दिया। वो फिर उसकी पैरवी करती है तारक मोटे की, क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। तो ख़ैर उस क्रेडिट में ये होता है कि तारक मोटे की बेल हो जाती है, वो बाहर भी आ जाता है कुछ अरसे के बाद। अच्छा, यूसुफ कज़ाब का जब पोस्टमार्टम होता है उसके बाद उसकी बॉडी हैंडओवर कर देते हैं ना, तो उसके बाद होता ये है कि वो जड़ावाले का मैंने बताया आपको रहायशी था, उसकी बॉडी ले जाते हैं वहाँ पर तदफ़ीन के लिए। वहाँ के लोग उसको वहाँ पर दफ़न नहीं होने देते। सारा इलाका इकट्ठा हो जाता है, उनका नहीं, ये इसको तो नहीं दफ़न होने देंगे। उसके बाद लाहौर आ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इसको, लेकिन यहाँ पर भी वही मामलात होते हैं। फिर जो मुझे पता लगा कि उसको ले जाते हैं इस्लामाबाद। वहाँ पर पता नहीं ईसाइयों का या बोरों का कब्रिस्तान है कहते हैं, वहाँ पर जाके इसको खामोशी से दफ़न किया गया। मतलब कि इसको ना अपने आबाई इलाके में, ना लाहौर में कहीं भी तदफ़ीन के लिए इसको जगह नहीं वहाँ पे मिल सकी। बहालत मजबूरी इस्लामाबाद में जाके मर्डर किया गया। तो ये बड़ा उस दौर में बड़ा एक हाई प्रोफ़ाइल केस था और ये बड़ा मतलब कि सेंसिटिव मामला था, और इसका जो मर्डर यूसुफ कज़ाब का हुआ। अच्छा, एक माज़ी में वाक़या जेल में, लाहौर की कोट लखपत जेल में जो पेश आता है, वो सरबजीत सिंह के हवाले से। अपना इंडियन दहशतगर्द था वो, और इसके मुतल्लक अगर मैं आपसे कहूँ कि 1990 में ग़ालिबन इसने लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे इसने। और ये बॉम्ब ब्लास्ट कामयाब था, अपने इन अटैक्स में कामयाब ये वाक़यात करने के बाद जो इसको टारगेट दिए गए थे, रॉ की तरफ से कह लें आप, इसको जब टारगेट दिए उन्होंने, ये टारगेट अपने पूरे करके ये फ़रार हो रहा था वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस इंडिया जाने के लिए। तो इसको साहस इदारों ने गिरफ़्तार किया। और इंडियन मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि ये एक आम शहरी है इंडिया का और गलती से बॉर्डर क्रॉस करके नशे की हालत में आ जाता है और यहाँ पर पकड़ा जाता है। अब वो इंडिया वालों की तो क्या बात है, उनके हवाले से तो आप कुछ भी बयान कर सकते हैं कि वो अपनी मूवीज़ में कोई भी किरदार, गंदे से गंदा किरदार है, उसको जितना मर्ज़ी वो पारसा जो है वो उसमें करार दे सकते हैं। मतलब तो ये इस इनसे किरदार के बारे में आज फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तानियों को पता चल रहा होगा क्योंकि इस पर भी कभी कोई वीडियो नहीं बनी। सरबजीत सिंह के हवाले से ना हम उस दौर में क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे जब ये जेल में था। 1990 में ग़ालिबन ये उसने ब्लास्ट किए थे, और 91 में फिर इससे जब तफ्तीश हुई ना, इसको बाकायदा इसने एतराफ़ किया तमाम तर अपने जुर्मों का, जो दहशतगर्दी के वाक़यात जो इसने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे उसका इसने एतराफ़ किया था। ठीक है, फिर 91 में ग़ालिबन इसको सज़ा भी सुनाई गई, और वो जो वाक़यात पेश आए थे उसमें मेरा ख़्याल है उस जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 14 लोग कोई उसमें मरे थे इनके वाक़यात में, और कोई 8-10 जो थे वो ज़ख्मी भी हुए थे। अब ये कोट लखपत जेल में जो था
वो अपना कैद काट रहा था वहाँ पर, और इसका केस जो था वो चल भी रहा था। इसके जो अहले खाना थे, अच्छा इसका ताल्लुक था इंडिया का जो इलाका अमृतसर है वहाँ का ये रिहायशी था। तो इसके अहल खाना की जानिब से जो यहाँ पर कोई वकील मुकर्रर किया गया, या कौंसलेट की जानिब से जो वकील यहाँ पर मुकर्रर किया गया, वो यहाँ पर इसका केस भी परसू किया करते थे। अब इसके केस की अपीलें जो थीं वो भी आगे जो थी अपना आला अदालतें वहाँ पर भी चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी जगह से उसकी जो मतहत अदालत से सज़ा इसको दी गई थी ना, वो बरकरार रखी गई थी। अच्छा, इसी दौरान जब ये जेल में था ना, तो एक और इंडियन कैदी था, जासूस कश्मीर सिंह, वो भी अपना जेल में कैद था यहाँ पर। तो उसके हवाले से भी इंडिया की तरफ से बड़ी आवाज़ उठाई जा रही थी। फिर उसके कश्मीर सिंह के हवाले से ये हुआ कि खैर एक खैर सगाली कह लें अपना जज्बे के तहत, और ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने के लिए कश्मीर सिंह की ना गवर्नमेंट लेवल पे रिहाई का फैसला किया गया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि कोट लखपत जेल में जब कश्मीर सिंह की रिहाई हुई थी ना, तो कश्मीर सिंह की फैमिली की खवातीन और कुछ लोग थे जो अपना कॉन्सुलेट्स के हमरा यहाँ पर आए थे, जो इंडियन कॉन्सुलेट थे, और वो वहाँ से उसकी रिहाई की गई, और बड़ा मीडिया को भी वहाँ पर बुलाया गया था उसको कवरेज के लिए। अब जेल के बाहर सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, इसको रिहा किया गया, इसको लेकर चले गए। अच्छा, हम वहाँ पर ना जावेद लतीफ़ सुप्रीडेंट जेल हुआ करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ उनके ना बहुत क्लोज़ कोई रिपोर्टर जो थे, जेल की बीट किया करते थे, वो कोई 1-2 रिपोर्टर्स को ना उन्होंने जेल के अंदर बुला लिया। अच्छा, जब ये कश्मीर सिंह वाला मामला वाइंड अप होता है ना, जब ये चला जाता है, को लोग मीडिया वाइंड अप कर लेते हैं, वहाँ से ब निकलने की करते हैं, तो जावेद लतीफ़ सुप्रीडेंट ना अपना वो जेल के दरवाज़े से ना निकल के बाहर आते हैं, तो बाहर आते हैं ना, तो मैं बड़े एक गिला करता हूँ, या मैं उनसे कह लो कि तल्ख थोड़ा-सा मैं उनसे होता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जावेद साहब, कोई अच्छी गल नहीं, ਤੁਹਾਡਾ जिन्हां नाल बहुत अच्छा तल्लक है, तुसीं उन्हां नूं अंदर बुला लिया कि ਅਸੀਂ मत रहे ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ तल्लक कोई नहीं, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, तो कोई गल नहीं, ਸਾਡੇ काबू ते तुसीं आओगे जदों आना होएगा। अच्छा, उस दौर में मतलब कि अखबारात का एक प्रेशर हुआ करता था, खौफ होता था। तो वो ताल्लुक तो था, जेल की बीट किया करते थे हम। तो वो ना मेरे अपना ऐसे कंधे पे हाथ रख के कहते नाराज नहीं होईदा मिर्जा साहब, ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ खबर ਦਿਆਂਗਾ। वो कौन सी थी? मैं कहा जी वो की खबर, कहता आओ मेरे नाल अंदर। वो मुझे अंदर ले गया, अंदर अपने कमरे में जाके बिठाया, बैठ के गपशप गई, चाय का कप मंगवाया, उन्होंने चाय पी हमने। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸੂਸ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, अच्छा, उसको फांसी होने वाली है। ਤੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ नहीं गई, खबर तुसी दे देना। मैं एक्सप्रेस अखबार में होता था उस वक्त ना, तो मैंने आके खबर दी इसकी अपना कि उसके कश्मीर सिंह तो रिहा हो गया, लेकिन सरबजीत सिंह के डेथ वारंट जो है वो भी जारी कर दिए। और ये साल कौन सा था? ये अपना 2000 कह लें, गालबन 6 या 7 की मेरे ख्याल शायद बात है ये, तो इसके आसपास ही है कोई। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मैं 2005 में 6 में मैंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, या 7 या 8 की बात होगी ये मेरे ख्याल से शायद। तो ये खबर जब छपती है ना यहाँ पर पाकिस्तान में, हमारे एक्सप्रेस अखबार में छपी थी खबर, ये मेरी बाय नेम खबर थी, एक्सक्लूसिव खबर थी। इस खबर के छपने के बाद इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई थी, कोहराम बरपा हो गया था इंडियन मीडिया में। मुझे बड़ी कॉल्स आई वहाँ से अपना जर्नलिस्ट की इस हवाले से कि जी ये क्या है मामला, क्या हुआ है, डेथ वारंट वाकई जारी, क्योंकि उनको तो कन्फर्मेशन, अब उन्होंने खबर को देखना था ना कि खबर जिसकी थी, मेरे ऑफिस से उन्होंने नंबर लिया, नंबर लेके मुझे बड़ी कॉल्स आती रही। खैर बहरहाल ये एक सरबजीत सिंह के हवाले से जो मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी ना, ये उस हवाले से बहुत एक बड़ी खबर थी। तो उसके बाद फिर मतलब उसके बाद सरबजीत सिंह और उसके डेथ वारंट ही चलते रहे कितने दिन अखबारात में। इंडियन मीडिया में भी यही चल रहा था, वहाँ पे तो कोहराम था ना, उनके लिए तो मौत थी ये। और फिर वो सफारती सतह पर फिर उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए, और इस मामले को अभी देखें ये क्या किया, एक तरफ कश्मीर सिंह को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये डेथ वारंट जारी कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान ने इंडिया को पैगाम ये दिया था कि अगर हम दोस्ती का जज्बा रखते हैं, खैर सकबाली का जज्बा रखते हैं, तो हम पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करते। हमने इस चीज़ को भी अपने जेहन में रखें, ये पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया था, इसके डेथ वारंट जारी करके उन्होंने।
तो खैर फिर उसके बाद चलता रहा इसका मामला सरबजीत सिंह का। ये जेल में, अच्छा इसके मुतल्लिक ना जेल में ये भी कहा जाता था कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया और ये वहाँ पर नमाज भी पढ़ा करता था। अब ये कहते हैं कि ये इसका एक आर्ट था या ये एक अपना दोगलापन दिखा रहा था अपना, अपने आप बहरहाल को बचाने के लिए। बचाने के लिए। लेकिन अब खुदा बेहतर जानता है इस मामले में। देखें कुछ भी हो, मतलब कि हम इसमें ना किसी को जस्टिफाई कर सकते हैं ना किसी के मुतल्लिक हम फैसला दे सकते हैं कि ये काफिर था मुसलमान हो गया और ये दोगलापन दिखा रहा है या अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। तो ये तो देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ ऐसे मुनाफिक भी थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, फतेह मक्का की बात कर रहा हूँ मैं, फतेह मक्का के टाइम पे उन्हें डर के मारे, खौफ के मारे इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए थे। लेकिन वो इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी उनके अंदर मुनाफ़िक़त थी। ठीक है? कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया है। तो अब किसी के, लेकिन उनको कबूल किया, इस्लाम ने उनको कबूल किया। ठीक है? अब इसके मुतल्लिक़ मैं ये और आप कोई फ़ैसला करने वाले नहीं होते। लेकिन लोग यही कहा करते थे कि भई नहीं, वो बनावटी था सारा कुछ। अब जो इसका मर्डर होता है ना वहाँ पर जेल के अंदर, ये वहाँ पे ना लोगों के मतलब कि घुल-मिल बढ़ा गया था, इतना अरसा हो गया था वहाँ पर जेल में। ये लोगों, कोई नए कैदी आते थे ना तो उनकी बैरकों की सेटिंग भी किया करता था। मतलब कि पैसे कमाना चाहता था। वहाँ पे कहता था कि ये पैसे कमाता था और लोगों को कहता था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ 4 पैसे इकट्ठे हो जाएँ, मैं जब जाऊँगा यहाँ से रिहा होऊँगा तो मैं अपना अपने जाऊँगा वहाँ पर, मेरे पैसे को काम आ जाएँगे। तो इसको लोग पैसे भी दिया करते थे, इससे काम भी करवाया करते थे कि मैं बार की सेटिंग कर देता हूँ, सफाई-सुथराई ये वो, इस किस्म के काम ये जेल में किया करता था। जेल में एक और करैक्टर था, आमिर तांबा। वो क्या करैक्टर ये था? एक करैक्टर था इस्लामपुरा संतनगर का, ये कहीं रहायशी हाँ। था और वहाँ पर जेल में ये कैद था। तो अब ये नशई था। ये जेल में ना मंशियात बड़ी आराम से मिल जाती है। जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो जेल में अपनी हर जो है ना अपना ज़रूरत उसको पूरा करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि जी कि इसको सरबजीत सिंह को प्लान्ड मर्डर करवाया गया। और उस हवाले से जब इसका मर्डर होता है तो सरबजीत सिंह की बहन होती है एक, जो इंडिया से, वहाँ से वो वावेला करती है कि जी मेरे भाई को जो है वो इदारों ने मरवा दिया, वहाँ पर जेल में प्लान करके मर्डर करवाया। जो मेरी इतलात है ना, जो जेल के अंदर लोग मौजूद थे, क्योंकि हमारे सोर्सेज जेल में हुआ करते थे, हमें पता लगता था कि अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से मामला हुए हैं। तो जो हमें इतला मिलती है ना, उस इतला के मुताबिक कि ये सरबजीत सिंह जो था ना, ये फिट बड़ा था। 2-4 लोग तो इनको काबू नहीं आने वाला था ये, ठीक है? अब इसका सडन जो है ना इस वहाँ पर एक वाक़या होता है। ये आमिर तांबा जो जिसका मैंने नाम लिया, ये और इसके कोई 2-3 साथी और होते हैं। ये सरबजीत सिंह थे, काफ़ी मतलब कि अंदर मिल-जुल घुलते-मिलते हैं आपस में। ये चरस पीते होते थे। सरबजीत सिंह भी चरस पीता था और ये आमिर तांबा भी। अब इनका चरस की वजह से होता है झगड़ा अंदर। अब उस चर्च के झगड़े की वजह से ये आपस में लड़ पड़ते हैं। सरबजीत सिंह इनके काबू नहीं आता। अब वो बैरक में आप अगर आपका इत्तेफाक कभी हो ना अंदर बैरकों के विज़िट का, तो आप देखेंगे बैरक में जो अपना टॉयलेट है ना, वॉशरूम जो है, वो उसकी दीवार जो है ना, वो हार्डली कोई 4 फुट की होती होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती होगी। 4 साढ़े 4 फुट की होती होगी। तो वो इतनी दीवार थी, तो ये लड़ते-लड़ते ना, मतलब कि सिंगल ईंट की दीवार होती है, वो सिर्फ़ एक पर्दा ही किया होता है उन्होंने। तो ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और ये उनके काबू नहीं आ रहा। ये सब उसको चिमड़े हुए हैं 3-4 लोग, आमिर तांबा समेत। तो वो लड़ते-लड़ते ना उस वॉशरूम की दीवार के साथ लगते हैं, तो वो दीवार टूट जाती है। सरबजीत सिंह के ऊपर गिर जाती है। नहीं, गिरती क्या है, वो दीवार टूट जाती है। अब ये लड़ रहे हैं और उस लड़ाई के दौरान वो जब दीवार टूटती है ना, तो वो ईंट उठा के आमिर तांबा इसके सर में दे के मारता है। वो वार जो था उसका, वो सही कह लें कि सही जगह पे लगा जाके, और वो इसकी ऑन द स्पॉट कहते हैं डेथ हो जाती है। वहाँ से इसको खैर लेके भागते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि अब लगी इस जगह पे थी कि जहाँ पर वो सडन उसकी डेथ हो गई उसकी। ये वाक़या सरबजीत सिंह की जो अपना मर्डर का था ना, ये इस तरह से पेश आया था वाक़या। तो उस टाइम पे हलचल तो मच गई होगी हलचल बहुत बड़ा यार इंसिडेंट था, पूरी हाई दुनिया में। प्रोफाइल मुलज़म था ये। फिर इंडिया का ये हीरो था और हमारे लिए ये दहशतगर्द था, और यहाँ पर लोगों की अपना जानों का उस पर इल्ज़ाम था, 14 लोगों की जानों का इल्ज़ाम था और उसने इकरार किया था इस चीज़ का। लेकिन
इसका ये करैक्टर जो था वो सरबजीत सिंह का इंडिया में, आप भारत में अगर उसको लें तो उसको हीरो के तौर पर देखते हैं, उस पर फिल्म भी बनाई उन्होंने सरबजीत बिल्कुल। सिंह पर। इंडिया में तो ये शो किया जाता है कि उसकी क्योंकि आज़ादी हो जानी थी जेल से, तो इसलिए जेल में ही उसे मार दिया। नहीं नहीं, उसके डेथ वारंट जारी हो गए थे, बल्कि 2013 में गालबन शायद उसको फांसी के अपना उन्होंने ऑर्डर भी कर दिए हुए थे, तो उसको छूटने का तो कोई उसका सवाल ही नहीं पैदा, फांसी उसकी डिले हो सकती थी, क्योंकि एक गवर्नमेंट लेवल पे प्रेशर आता है, वो कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, एक प्रेशर आता है कि ये होता है कि थोड़ी मौखर हो गई, डेट आगे चली गई, लेकिन इसकी रिहाई के कोई चांस नहीं थे। लेकिन एक ये सडन जो इंसिडेंट होता है जेल में, उसमें इसकी जान चली जाती है। अब इसके बाद एक कोहराम बर्पा फिर हो जाता है इंडिया में, एक मरतबा फिर वहाँ पर सफ़े मातम बिछ, अब तो जेनवन सफ़े मातम बिछ गई ना, अब तो वो गया, फिर इसकी डेड बॉडी लेने के लिए वहाँ से खसूसी तौर पर तैयारा भिजवाते हैं, ठीक है, फिर वो उसकी डेड बॉडी यहाँ से लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर फिर बकवासियात शुरू हो जाती हैं कि जी इसको इदारों ने मरवा दिया, जानबूझ कर ये किया, प्लान किया। तो ये प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से वहाँ पर सारा जारी रहा। फिर एक वाकया सियालकोट का, बड़ा एक हाई प्रोफाइल वाकया और बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट सियालकोट जेल में पेश आया। अच्छा, ये ऐसा वाक़या है, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इंटरनेट पे। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वाक़ये के जो अपना फैक्ट्स थे ना, जो जिस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ, कौन-कौन से किरदार उस वाक़ये में मौजूद थे और किन-किन किरदारों की वज़ह से वाक़या रूनुमा हुआ, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। मुझे भी कहीं ये अपना फैक्ट्स नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ फिर मैंने, जो इस वाक़ये में उस टाइम मौके पर मौजूद थे, उनके साथ फिर मैंने राब्ता भी किया और उनसे सारी डिटेल हासिल की। ये फैक्ट्स, मेरा ख़्याल है कि ये फैक्ट्स अब पहली दफ़ा जो है वो सामने आएँगे, जो इसके सियालकोट जेल के वाक़यात थे। सियालकोट जेल में ना एक शहबाज भट्ट नामी मुलज़म था, अगवा बराए तवान में। ये और इसके 5 साथी अगवा बराए तवान के इल्ज़ाम में सियालकोट जेल में बंद होते हैं। अच्छा, इनको गिरफ्तार करने वाला एक इंस्पेक्टर उस दौर में ज़ुल्फ़कार विरक, वो अपना सियालकोट में तैनाती थी, उसी ने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके इनको उसने जेल भिजवाया था। इनका केस चलता रहा, काफ़ी देर तक केस चल रहा था इनका। तो एक सेशन जज साहब थे वहाँ पर, ज़फ़र हुसैन साहब, उनकी अदालत में इसका केस चल रहा था और उन्होंने इनके जो केस का फैसला था ना, वो फैसला लिख लिया था, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया था। अनाउंस को 1-2 दिन बाद वो होना था। लेकिन ये पता लग गया था कि फैसला इनका हो गया हुआ है और इनको सज़ाए मौत की जो है ना, वो सज़ा दी जा रही है, वो सुनाई जानी है, ये अनाउंसमेंट होनी थी। अब इनको जब पता लगता है ना, क्योंकि अपना वकला भी इनके तगड़े थे और बेसिकली थे ये क्रिमिनल और अदालतों कचहरियों को मतलब कि रूटीन में लिया करते थे ये। इन तक इत्तला जब जाती है ना कि ये हमारा केस फाइनल हो गया और हमें सजाए मौत हो जानी है, ये जेल में बैठ के प्लान करते हैं कि जेल से फरार किस तरह होना है। शहबाज भट्ट जो बेन इनका था, रिंग लीडर था इनका, इसका एक भाई था काला भट्ट। वो काला भट्ट मुलाकात के लिए जाता है तो उसके साथ डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि यार किसी तरीके से हमें असलहा जो है ना वो अंदर भिजवाया जाए। अब उसके लिए उस दौर में जो बाद में इंक्वायरियों में पता लगा, जब तफ्तीश हुई इस केस की, तो उस दौर के कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे सिकंदर साहब। काले भट्ट ने उनके साथ साजबाज की, उनके साथ मामलात अपने तय किए, उनके साथ मामला तय किए उसने। मामला तय करने के बाद उसने एक मुलाकात रखी अपने भाई और उनके साथियों के साथ। तो मैंने आपको बताया ना, जिस तरह यूसुफ कज़ाब वाला मामला हुआ था, जब मुलाकात प्लान की गई हो और तय हुई हो, सिफारिश तगड़ी हो या पैसे दिए गए हों, तो उसमें आपकी मुलाकात बड़ी खुली-डुली होती है। आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठ के भी मुलाकात कर लेते हैं और खाने-पीने और जो सामान देते हैं उसकी तलाशी भी नहीं होती। अब ये मुलाकात के उनके जाता है करने और उस मुलाकात के दौरान बड़ी खुली-डुली मुलाकात होती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की आशीर्वाद होती है। तो अच्छा, इस मुलाकात से वाक़ये से पहले ना, जब वाक़या ये होता है वहाँ पर सियालकोट जेल में, वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं ना, वो बीवी-बच्चों को लेके कहते हैं कि सैर कराने मरी चले जाते हैं। अब ये प्री प्लान्ड था सारा कुछ, ये सारी चीज़ें बाद में खुलती हैं कि हुआ क्या। वो काला भट्ट साहब जो है ना, वो अपने भाइयों की मुलाकात पे आते हैं, तो वो सामान में ना 5 अदद पिस्टल, गोलियाँ, मैगज़ीन सारा कुछ रख के वो उनको दे जाते हैं। तो इस तरह से असलहा जो है वो अंदर चला जाता है। अब प्लान होता है कि इन्होंने जिस दिन तारीख पे जाना है ना, जिस दिन हुक्म होना है उसका फैसले का,
इनका प्लान होता है कि जिस दिन हमने जाना है ना अपडेट पे, तो हमने जब ड्योढ़ी में पहुंचना है ना, तो वो ड्योढ़ी में पहुंचकर हमने वहां पर किसी को भी असला निकाल के गन पॉइंट पे लेना है, वो सुपरिटेंडेंट हो गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या जो भी हुआ, तो उस आड़ में हम यहाँ से जेल से फरार हो जाएंगे। ये उनका प्लान होता है। अब इनके प्लान के मुताबिक तो मामलात नहीं हुए। जफर हुसैन साहब जो थे सेशन जज, वो क्या करते हैं कि उन दिनों ना एक कोई वकील का गालबन कोई अपना वालिद या कोई भाई वालिद मेरे ख्याल वकील का कोई फौत हो जाता है, तो अदालतें जो है ना हड़ताल हो जाती है या छुट्टी हो जाती है अदालतों में, वो वकील सारे उधर जाते हैं। तो अब छुट्टी की वजह से होता है, कोई सेशन जज साहब कहते हैं अच्छा फारिग हैं, वो साथी जजों को लेते हैं, कुछ 14 जजेस की तादाद बताई गई है, उनको साथ लेते हैं कि चलाओ यार आज जेल विजिट कर लें चल के। अब वो जेल क्या विजिट करना था, उनको क्या पता था साथी जजों को कि हमें तो उधर मौत की वादी में लेके जा रहे हैं। वो ये जेल में चले जाते हैं, पता लगता है जी विजिट आ गया, जज साहब आ रहे हैं, तो वो सबको बारकों में बंद करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी बारक जो होती है वो खुली होती है, जिस बारक में ये थे, और ख़वातीन की बारक भी वहाँ पर साथ ही है। अब वो जजेस जो आते हैं ना, वो पहले कहते हैं कि उधर ख़वातीन की बारक में जाते हैं। 52 ख़वातीन बताई गई कि उस टाइम जो अपना बैरक में थी ना, वो 52 ख़वातीन थी। उनकी बैरक में जाते हैं, उनसे पूछते हैं सारे मामला जो भी, मतलब कि एक खानापुरी होती है ना, कि जजेस आए हैं विजिट पे, तो सरप्राइज विजिट कह लें उनको। वहाँ से जब निकलते हैं और निकल के जब इनकी बैरक की तरफ जाते हैं ना, तो अंदर जब बैरक में जाते हैं तो ये ना उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। जब काबू करने की कोशिश करते हैं तो वो जज एकदम बाहर को भागते हैं, तो ये असलहा निकाल के फायरिंग कर देते हैं। जफर हुसैन के ऊपर फायरिंग करते हैं जो सेशन जज थे। अब फायरिंग जब उन्होंने की, तो जफर हुसैन जो थे वो तो महफूज रहे। एक पुलिस मुलाजिम, तो जेल का मुलाजिम था, उसको गोली लग जाती है इस दौरान। अब एकदम भगदड़ मच गई वहां पे। ये जजों के पीछे लपके जज बाहर को भागे। अच्छा, कुछ जज भागे बाहर ड्योढ़ी की तरफ, को 5 जज जो थे वो भागकर, जो खवातीन की बैरक थी ना वो अभी बंद नहीं की थी उन्होंने, ये जज जब उनका विजिट करके आए ना, वो उसका दरवाज़ा खुला ही हुआ था। ये भाग के इन्होंने समझे पनाह ले ली वहां जाके। ये 5 जज अंदर खवातीन के उसमें बैरक में जाते हैं, तो वो पांचों मुलजम, टोटल 6 मुलजम थे ये। तो ये 5 मुलजम जो थे ना, जिनके पास 5 पिस्टल गए थे। अच्छा, जो इनका छठा साथी था ना, वो उसके साथ भी इन्होंने प्लान किया था, लेकिन वो इनके प्लान में शामिल नहीं हुआ, उसने इनकार कर दिया था। अब हुआ ये कि वो जो जिसने इनकार किया था ना, उसने एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को एक दिन पहले बताया भी कि ये प्लान हो रहा है, अंदर कोई गड़बड़ होनी है, तो ये इस तरह से प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा है साथी उन्होंने पता नहीं लड़े उन्होंने की है या उन्होंने सख्ती दिवाने वास्ते कोई शिकायत करता पे, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, सीरियस नहीं लिया उसको। तो उसके बाद ये वाकया हो गया। अब वो 5 जो थे उन्होंने प्लान किया, वो पक्के रहे। अब वो उन जजिस के पीछे भागते हैं खवातीन की बैरक में, वहां जाके उनको वो गन पॉइंट पे लेते हैं, उन सबको अपने आगे रख के सबके सिरों पर पिस्तौल रख देते हैं वो। फिर ठीक है। अब ये वाकया हो गया। अब जब ये मामला हुआ, अलार्म खड़क गए, सारे अफसरान इकट्ठे हो गए, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी, जेल खाना जात, मुतलका पुलिस अफसरान सारे पहुंच गए वहां पर। उस दौर में मैंने आपसे जिक्र किया उसका, अपना जुल्फकार विरक का, जिसने इनको मुलजिमों को पकड़ के, वो सियालकोट में तैनात था, पहले सियालकोट में गिरफ्तार किया था। वहां पर एक डीपीओ आए थे, अमजद सलीमी, अमजद जावेद सलीमी। जी। उन्होंने आके क्या किया कि कुछ कह लें कि पसंद नापसंद होती है अफसरान की, उन्होंने इसको एसएचओ को ना, ये जो अपना जुल्फकार विरक था, इसको वहां से तब्दील करके दूसरे जिले में भिजवा दिया, करवा दिया। ये को एसएचओ जफरवाल लग गया जाके, नारोवाल के जिले नारोवाल में। तो पीछे ये वाकया पेश आ गया। आरपीओ हुआ करते थे मलक इकबाल साहब उस टाइम गालबन। ये सब अफसरान वहाँ पर मौके पर पहुँच गए, और मौके पर पहुँच के बड़ी कोशिश की, निगोसिएशन करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू ही ना आए। उन्होंने डिमांड रखी कि जी हमें क्लाशन कोफे दीजिए 5, और एक 72 सीटर बस मंगवा के दी जाए हमें। 72 सीटर बस क्यों? मैं आपको बताता हूँ ना उनका क्या पर्पस क्या था, सोच क्या थी उनकी। अच्छा, मेनवाइल होता ये है कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको पता जब लगता है ना कि इनको मुलजिमों को पकड़ा था जुल्फकार विरक ने, वो कहते हैं कि उसको बुलवाओ जुल्फकार विरक को। तो वो डीपीओ जिसने उनको चेंज करवाया था जुल्फकार विरक को, वो ही उसको कॉल करते हैं, कि वो कहते हैं कि जी फटाफट आ। उनका जी मैं क्यों आऊँ, ना मेरा ज़िला है ना मेरा इलाका है, तो मैं क्या लेने हूँ जी वहाँ पे। उनका नहीं नहीं तुम आओ। उनका जी अगर मुझे बुलाना है तो आप मेरे डीपीओ को कॉल करें, मुझे थ्रू प्रॉपर चैनल, मुझे अपना लीगल तरीके से बुलाएं, मैं इस तरह से नहीं आऊँगा।
वो खैर आरपीओ को कहते हैं। आरपीओ फिर कहता है कि जी ठीक है, वो उनको अफसरान को कह के तो उनको जुल्फ़िकार विरक को वहाँ पे बुलवाते हैं। अब कई घंटे गुजर गए हैं इस मामले को, और ये बड़ा तवील मतलब कि इंसिडेंट रहा है वहाँ पर। जुल्फ़िकार विरक आता है, वो फिर अपना सीढ़ी लगा के जेल की दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ के फिर वो अंदर अहाते में जहाँ जजों को यरगमाल बनाया था उनको आगे रख के, तो उन्होंने पिस्टल रखे हुए थे। वो उनके साथ कुछ मुकालमा भी होता है, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। अब पुलिस करती क्या है कि पुलिस उन मुलजिमों में से एक मुलजिम की माँ को पकड़ के ले आती है, और उनको मतलब कि दिखाती है कि ये तुम्हारी माँ आई है, उसके ज़रिए भी कोशिश करवाते हैं। लेकिन वो जब कहते हैं कि हमारी माँ को पकड़ लेके ले आए हैं, तो वो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो उनको जजों को वहाँ पर टॉर्चर भी करते हैं इस बात पे। अच्छा, अब इस दौरान कहते हैं कि अपना आर्मी के कमांडोज़ जो थे उनको भी अपना बुलवाया गया, कोशिश की गई, लेकिन वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, या वो बाकायदा एक प्रोसेस होता है ना उसका भी, या वो उसमें कोई टाइम था, तो वो आर्मी के जो अपना कमांडोज़ एसएसजी थे, कमांडोज। एसएसजी कमांडोज़, वो नहीं आ सके। अब इन्होंने कहा जी क्या किया जाए? अब कुछ अफ़सर थे हामी के जी इनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, जजेस को बचाना है हमने। बड़ा मतलब कि कोहराम बरपा हुआ था उस टाइम सारे पाकिस्तान में, बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये। तो जुल्फ़िकार विरक ने अफ़सान से कहा, उन्होंने कहा सर अभी इनके पास 5 पिस्टल हैं, तो ये काबू नहीं आ रहे। जब आप इनको 5 क्लशने दे देंगे और 72 सीटर बस दे देंगे, वो 72 सीटर बस मँगवाने का मकसद ये था कि उन 5 जजेस को और जो 52 ख़वातीन थी, उनको उस बस में बिठाकर उन्होंने वहाँ से फ़रार होना था और उनको होस्टेज बनाना था। ये उनका मकसद था 72 सीटर बस मँगवाने के लिए। उनका अगर इनको 5 क्लाशनकोफ़ें दे दी, 72 ख़वातीन बस में, 5 जज वन, फिर ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा, इनको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये काबू नहीं आएँगे, तो ये काम ना करें। लेकिन वो अफ़सरान की खैर अपनी, उन कइयों ने कहा कि जी इनकी डिमांड मानी, इनको यहाँ से निकाला जाए। उनको इनको कैसे निकालोगे? या तो अगर उन्होंने खुद निकलना हो तो फिर तो ठीक है। वो ख़वातीन को और इनको हॉस्टेज बना के ले जाएँगे यहाँ से। फिर किस तरह से इनको काबू आएँगे? अभी तो वो 5 जजों के सिर पे पिस्टल रखी हुई है उन्होंने। फिर ये ख़वातीन भी होंगी, क्लाशनें भी आप उनको दे देंगे, तो फिर क्या बनेगा उसके बाद? कितना खौफ़नाक काम होगा। ख़ैर काफ़ी देर तक ये मामला चलते रहे, उनसे नेगोशिएशन की कोशिश की करते रहे, लेकिन वो किसी तरफ आने को तैयार नहीं थे। फिर कहते हैं कि गालिबन मलिक इकबाल साहब के हुक्म पे उन्होंने आला अफ़सरान से गवर्नमेंट लेवल पे भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया। अब जब वहाँ पर ऑपरेशन शुरू होता है, उस ऑपरेशन में सबसे पहले वो जो अंदर मुलज़िम थे ना, वो उन पाँचों जजेस को मारते हैं। उसको मारने के बाद भी कई घंटे तक वो वहाँ पर छुपे रहे, और पुलिस के साथ मुठभेड़ उनकी जारी रही। बिलाखिर फिर हुआ ये कि उन पाँचों मुलज़िमों को जो है उनको भी मार दिया गया वहाँ पर। अच्छा, ये हो गया काम। अब ये जजेस भी वहाँ पर मर्डर हो गए, ये पाँचों जो थे ये भी मारे गए वहाँ पे। अब इस वाक़ये की एफ़आईआर दर्ज हो गई, एफ़आईआर में नामज़द कर दिया गया मरने वाले पाँचों मुलज़िमों को। वही जो गवाह बराए तावान के शहबाज भट्ट वगैरह थे, उनको सबको नामज़द कर दिया गया इसमें। अब इसकी एफ़आईआर जो थी वो अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो वो दर्ज होनी चाहिए थी सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट की तरफ से दर्ज नहीं हुई। मुकदमे का मुद्दई बनाया गया किसी सिविल जज को, और जिस एफ़आईआर दर्ज होने के कुछ दिनों बाद कह लें या बाद में कह लें, उसमें नामज़द किस-किस को किया जाता है? मलिक इकबाल, जो आरपीओ थे। फिर सेकंडली जो डीपीओ थे अमजद जावेद सलीमी, और तीसरा जुल्फ़िकार विरक, उसको भी इसमें नामज़द कर दिया जाता है। जिसका कोई लेना देना ही जिसका नहीं कोई था। लेना देना नहीं था, उसको ज़फ़र इकबाल से बुलवाया उन्होंने, उसको भी बीच में नामज़द कर दिया उन्होंने। अब उसको जब नामज़द किया उन्होंने, जुल्फ़िकार विरक को गिरफ़्तार भी कर लिया। कई जगह पे तफ्तीश हुई। गुलाम मोहम्मद कलियार उस दौर के बड़े माहिर तफ्तीशी अफसर हुआ करते थे, उन्होंने भी इस केस की तफ्तीश की। अब उनके पास तफ्तीश की तो उस तफ्तीश में उन्होंने जुल्फ़िकार विरक को बेगुनाह लिख दिया, बाकियों को गुनहगार करार दे दिया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, इनकी वजह से वाक़या जो है इस हद तक गया, या तूल पकड़ा गया, जज की जान चली गई। उनको गुनहगार लिख दिया। अच्छा, गुनहगार जिनको लिखा वो तो बाहर हैं, अपर लेवल पे थे ना, उनको पूछने वाला पकड़ने वाला कोई नहीं था। ये लोअर लेवल पे था जुल्फ़िकार विरक, इसने को 4.5 साल जेल भी काटी, और इससे पहले इश्तिहारी भी रहा, मफरूरी भी काटी बड़ा अरसा इसने, ठीक है। और बेगुनाह लिखे जाने के बाद खाना नंबर 2 में चलान किया इसको।
अब 4.5 साल सजा काट के फिर बाद में कहीं पेश हुआ, अपना बरी हो गया, अदालत से बेल हुई, बाहर आया, जो भी बहरहाल इसने बड़ी लंबी चौड़ी पी काटी उस मामले में। अब लेना देना कुछ भी नहीं, कसूर इसका ये था कि इसने उन मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था। ठीक है। अब इन मुलजिमों से बातचीत करने के लिए अफसरान ने उसको जफरवाल से बुलवा लिए यहाँ पे, तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 8-10 साल इस केस में उस बंदे को पी काटनी पड़ी। ठीक है। और ये वाकया फिर, जब इस वाकये के बाद जितने भी किरदार इसमें थे ना, ये अपना मलक इकबाल और अपना अमजद जावेद सलीमी, जुल्फ़िकार विलक वगैरह, इनको बहुत सारे अफसरान ने कहा भी कि यार उसको क्यों नाजायज़ सज़ा दी जा रही है, क्यों उसको इतना रगड़ा दिया जा रहा है। तो बस वो कह लें कि जब कोई किसी की आंख में रिड़कता हो ना, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर इसी तरह से रगड़ा दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, इसको अगर अच्छे से देखते तो क्या होना चाहिए था इसमें? इसमें देखें, एक तो पहला काम जो उन्होंने किया ना, उनकी जो वालदा को लाके उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो गलत काम था, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उसको जुल्फ़िकार विलक को बुलाया था उन्होंने, तो उसको को टाइम देना चाहिए था, मे बी को वो कोई उनके साथ निगोशिएशन कर लेता, उनके साथ कोई मामला इस तरह से कोई तय और कर लेता, ऑप्शंस दे देते। और कोई ऑप्शन इसमें ना उस टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा था उनको। तो ये एक तो वो जजेस को यरगमाल बनाना, इस हवाले से मुलज़म बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमें सेफ पैसेज मिले ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन जब इन्होंने सेफ पैसेज देने से इनकार कर दिया और ऑपरेशन का फैसला किया, तो फिर उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, और उनको जजों को अपनी जान से जाना पड़ा। ऑपरेशन में जुल्फ़िकार विर्क जो है उसने हिस्सा लिया था? भाई उस टाइम वहाँ पर मौके पर तो मौजूद था ना, उस टीम का तो हिस्सा था। निगोशिएट भी करने की कोशिश की उसने उन मुलज़िमों से, लेकिन नहीं कामयाबी हो सकी, या अफ़सरान ने इतना मौका नहीं दिया उसको कि मज़ीद कुछ सोच सके या उनसे कोई बातचीत कर सके, या उनको अपने कहे के मुताबिक उनको लाइन पे लेके आ सके। तो ये उस दौर का एक जेलों के हवाले से बहुत बड़ा इंसिडेंट था। अच्छा, इसका जो भाई था शहबाज भट्ट का, काला भट्ट, जिसने असला अंदर प्रोवाइड किया था, वो भी बाद में गिरफ्तार हुआ कहते हैं। उसने कई साल जेल में गुजारे, गुजरांवाला जेल में रहा इस केस में वाले से। उसके बाद फिर एक वाकया और होता है, 100 बच्चों के जो कातिल था जावेद इकबाल। बिल्कुल। ठीक है। वो बड़ा हाईलाइट था, और बल्कि उस दौर में कहते थे कि ये सदी का सबसे बड़ा कातिल ये जावेद इकबाल है, ये केस उस सदी का सबसे बड़ा केस है। 100 बच्चों का कत्ल था, उनके साथ ज्यादती की, ज्यादती के बाद उनको मार दिया। ये वाकया जो है ना, ओपन होता है कि जी एक खत जाता है जंग अखबार में, तस्वीरें भी होती हैं उसमें, कुछ खत भी जाता है कि जी मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है, कत्ल करके मैंने उनकी लाशें जो हैं वो तेज़ाब में गला दी हैं, गला के मैंने उनको बहा दिया है, अभी भी ड्रमों में मौजूद है। रावी रोड का एक कोई घर होता है किराए का, उस घर के हवाले से वो खत आता है। वहाँ पर जाते हैं, जाके घर खुलवाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर ना एक घर के अंदर जूतियाँ, कपड़े ढेर लगा होता है वहाँ पर, और तस्वीरें लगी होती हैं, कोई सामने दीवार पे ना तस्वीरें चिपका होती हैं। वो अ, उस खत के मुताबिक वो तस्वीरें, जूतियाँ, कपड़े जो थी ना, वो उन बच्चों की थी जिनको मर्डर कर दिया जाता है। अच्छा, ये गालबन 2099-2000 का वाक़या है ये। तो हमने भी बड़ा इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस अफ़सरान से भी बात हुई हमारी बहुत ज़्यादा इस हवाले से, और कई महीनों तक ये केस जो है वो चलता रहा। उस टाइम पे चौधरी मसूद अजीज़ साहब जो हैं वो इसको देख रहे थे। चौधरी मसूद अजीज साहब देख रहे थे, और इसमें कई अफसरान आए हैं इस केस में, कई अफसरान मुअत्तल हुए हैं इस केस में, कई अफसरान SPCIA कई चेंज हुए हैं इस केस के दौरान। क्योंकि ये तो ख़त लिखने के बाद ये जावेद इकबाल और एक और लड़का था साजिद, ये वहाँ से गायब हो जाते हैं, ये मंजर आम से गायब हैं। अब इन्होंने एक अपना पेंडोरा बक्स खोल दिया, खुद मंजर आम से गायब हो गए, भाग गए। अब पीछे तफ्तीश होती रही। अब ये जावेद इकबाल है कौन? पता लगा जी गाज़ियाबाद का रिहायशी है। उसका कोई रिसाला या कोई अखबार भी निकालता था वो। फिर जिन जिन लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे, उस अखबार की रिसाले की वजह से उनकी तस्वीर मंजर-ए-आम पे बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ उसकी तस्वीरें थी, बड़े बड़े उस दौर के स्टूडेंट लीडर्स के साथ उसकी तस्वीरें थी, मतलब कि कुछ सियासी अफराद के साथ उसकी तस्वीरें थी। और जिस किसी की तस्वीर सामने आती थी, जिसका उसके साथ लिंक साबित होता था, पुलिस उसको उठा के ले आती थी। फिर एक बड़ा मशहूर करैक्टर होता था शादबाग का, इसहाक बिल्ला। इस केस में वो इसका साथी डिक्लेयर हुआ, उसको पुलिस उठा कर ले आई। CIA किला गुज्जर सिंह हुआ करती थी उस टाइम, वहाँ पर ऊपर सेकंड फ्लोर पे होता था DSP तारक कंबोज जो मर्डर हो चुके हुए हैं, उनका ऑफिस होता था। वो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब इसहाक बिल्ले को उन्होंने तफ्तीश के लिए अपने कमरे में बुलाया।
वो कमरे में उससे तफ्तीश कर रहे हैं, पूछ-कुछ कर रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है कि वो उस टाइम ना इस केस का खौफ इतना था कि इस हवाले से जो भी शख्स जुड़ता था, जिसका नाम आता था, वो तो मतलब कि खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता वो बंदा। इस कदर खौफ था उतना। तो वो इसहाक बिल्ला, उसने तफ्तीश पुलिस की भुगत ली थी, कई दिन से मारपीट भी उसके साथ हुई थी, टॉर्चर जो पुलिस का रिवायती तरीका है। अब वो खौफज़दा इतना था, उसको ये था कि अब आगे मेरे साथ पता नहीं क्या होना है। तो वो क्या करता है कि वो अपना डीएसपी तारक कंबो के ऑफिस में ना खिड़की होती है, वो खिड़की से छलांग लगा देता है नीचे, सेकंड फ्लोर से नीचे। वो नीचे गिरता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, पता लगता है कि मर गया वो। उस केस में फिर उसको तारक कंबो को मुअत्तल कर देते हैं। मतलब कि ऐसा अजीबो-गरीब केस था उसमें, और बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े लोग इसमें जब शामिल होते हुए नज़र आ रहे थे ना, तो मतलब कि कह लें कि इससे ये इंतहाई नोटोरियस किरदार था, ये करैक्टर था इसका जावेद इकबाल का। और इस हवाले से भी लोग कि यार इतने गंदे किरदार के साथ हमारा नाम आना, वो भी उनके लिए शर्म का मुकाम था। तो इस हवाले से भी लोगों की ना बड़ी अपना सोच हुआ करती थी। खैर, मामला चलता रहा। ये मफरूर हो गया, भाग गया साजिद के साथ। फिर उसके बाद एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम थे गालिबन मलक अहमद रज़ा ताहिर थे या कैप्टन ज़ुबैर थे एसएसपी उस दौर में, गालिबन मलक अहमद रज़ा ताहिर थे। तो हम पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में थे, इसी हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वहाँ पे चल रही थी। तो उनको एसएसपी को कॉल आती है, तो वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ना एकदम उठ के तो बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। हम पूछते हैं कि सर की होया कि मैं आ रहा बाप, मैं दसना, मैं आ रहा, मैं दसना, बस ये दो फिक्रे। और वो गाड़ी में बैठे, स्क्वाड लिया और निकल गए। अच्छा, हमें पता लगा कि यार हुआ क्या? खैर अब फौरी तौर पे हमने फ़ोन-शोन घुमाए। पता लगा जी कि जावेद इकबाल जो है, वो जंग अखबार के दफ्तर जाके पेश हो गया वहाँ पे। खैर भाग गए हम वहाँ से सारे जंग अखबार के बाहर तो अपना उसको वैसे सील किया हुआ है जैसे अंदर पता नहीं क्या है। फिर ये गए ऑफिसर्स, कोई अपना आर्मी ऑफिसर्स उस दौर में गए, उन्होंने उससे इंटेरोगेट किया। अच्छा, उससे पहले जंग अखबार वाले उसका वीडियो बयान कह लें, उसकी तस्वीरें, सारा कुछ उससे ना वो कई घंटे उन्होंने पहले उसको रखा। हाँ, ठीक है, वो सारा कुछ करके फिर उन्होंने इत्तला की कि जी ये जावेद इकबाल पेश हो गया, तो ये आया गिरफ्तारी देना चाहता। वो गिरफ्तार हो गया। अब उसकी गिरफ्तारी की भी एक वजह सामने आई थी। वो जो उसके साथ लड़का था ना साजिद, उसको पुलिस वो ने पहले पकड़ लिया था। वो कहते हैं कि वो उसका बालका था या उसका बच्चा था उसका वो। ठीक है, वो उसके साथ बड़ा मोहब्बत थी, उसको बड़ा डिपेंड करता था। वो कहीं जिस जगह छुपे हुए थे ना, ये किसी पता बैंक नहीं, से पकड़े गए थे। तो ये पैसे लेने जाता है वो साजिद, जब पैसे लेके वो वापस नहीं आता तो उसको अंदाजा होगा कि ये पकड़ा गया, तो वहां से उसको पुलिस वाकई गिरफ्तार कर लेती है। तो उसकी गिरफ्तारी की साजिद की हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी एसएसपी ने, जो छोड़ के एसएसपी साहब गए थे। जब ये पकड़ा गया तो ये भी फिर आके जंग अखबार में पेश हो गया। खैर इनको जेल भेज दिया रोज। और इसको इतना प्रोटोकॉल दिया करते थे, सर सर करके जावेद इकबाल को बुलाते थे। हाई प्रोफाइल केस था, इसको जरा सा भी कुछ हो जाता तो वो अफसर की जो है वो अपना जान अजाब में थी। कई अफसरान इसमें चेंज हुए, परवेज कंधारी हुआ करते थे एसपी, फिर जब एजाज शाह एसपी सीआईए आए, और कई अफसर चेंज हुए इसमें। तो खैर इनको जेल भिजवा दिया, जेल में इनका केस चलता रहा। अब मीनवाइल होता ये है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली जाती है, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ जाती है। परवेज मुशर्रफ साहब थोड़े से सीधे पदरे होते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं। तो उस दौर में ये केस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हुआ करता था जावेद इकबाल का अखबारात में। प्रिंट मीडिया का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं। अब हर अखबार में जावेद इकबाल, जावेद इकबाल, जावेद इकबाल। फिर जो हमारे सोर्सेज कहते हैं, वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने पूछा है कि ये जावेद इकबाल भाई, मतलब कि ये क्या है जावेद इकबाल, रोज जावेद इकबाल, जावेद इकबाल, ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद फिर एक दिन इत्तला आती है कि जावेद इकबाल और उसका जो साथी साजिद, गालिबन उसको साजिद नाम बताया ना मैंने आपको, साजिद था, उन्होंने जेल के अंदर जो है ना अपने ही जो वो कपड़े थे ना उनके, उससे शलवार से बिल्कुल। शलवार से अपना फंदा ले लिया और वो सलाखों के साथ ना वो लटक के हाँ, उन्होंने खुदकुशी दोनों कर ली है। बिल्कुल। लेकिन वो खुदकुशी नहीं थी, खुदकुशी नहीं थी, वो प्लान्ड था सारा कुछ, लेकिन डिक्लेयर खुदकुशी किया गया था। अब उनकी पैरवी भी कोई नहीं करता था, मतलब कि इतना 100 बच्चों का कत्ल का इल्ज़ाम, और वो एग्री भी कर रहा है, उसको एडमिट भी कर रहा है। फिर उसके बाद पीछे कोई नहीं आने वाला था। अब इनकी जब वहाँ पर डेथ हो जाती है या मार दिया जाता है या सुसाइड कर लेते हैं, कुछ भी कह लें इसको, उसके बाद इनकी बॉडीज़ कोई नहीं लेता।
अब इनको लावारिस करार देकर कोट लखपत जेल में, उस दौर में ना जेल से जब बाहर आते थे ना, अब तो बाहर रास्ते पे जब लेफ्ट साइड पे वापसी के लिए टर्न लेते थे, तो एक छोटा सा अहाता सड़क के किनारे ही बनाया हुआ था। वो जेल का लावारिस कब्रिस्तान था, कि जेल में कुछ जो लावारिस होते थे ना, जिनका कोई वाली वारस नहीं, कोई लाश लेने वाला ही नहीं, उनको वहां पर सुपुर्द खाक कर देते थे। अब इन दोनों को भी वहीं पर उन्होंने दफना दिया। मुझे याद है 2006 या 7 की बात है। तो मैं कोट लखपत जेल गया, वहां से मैं वापस आया, तो मुझे ना वैसे ही कोई किसी के साथ डिस्कस हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जावेद इकबाल की और उसकी साजिद की जो है ना कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा तो वो कब्रें तो कच्ची होनी चाहिए वहाँ पे, लेकिन इसकी कब्र को वो अपना जो पीछे क्या कहते हैं उसको, तख्ती जो थी ना वो उसकी ईंटों की बनी हुई थी। अच्छा, मैं क्योंकि थोड़ी दूर पैदल गया, जाके देखा, मैंने कब्रें देखी, तो मैंने देखा वहाँ पे दिए शिए पड़े हुए थे। मैं क्या, इसको किसी ने पीर तो नहीं बना लिया कहीं? ठीक है, आके कहीं दुआएं मांगनी शुरू कर दी हो यहाँ पे लोगों ने। तो मैंने ये हालात भी उनकी कब्रों के वहाँ पर देखे। अब पता नहीं वहाँ पे वो कब्रिस्तान है या नहीं है, मेरा ख्याल ख़त्म कर दिया होगा कब्रिस्तान अब वहाँ पे। मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई, मेरा उधर जेल जाना भी नहीं हो सका उस रास्ते पे। और अब तो खैर जेल भी उन्होंने उसकी एंट्री जो है बहुत बाहर ही, वो रेस क्लब के साथ जो जगह है वहीं बैरियर लगा देते हैं। वहाँ पे इजाज़त होती है, अंदर से कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स को आने दो, या जिनकी मुलाकातें होती हैं जिन अय्याम के हिसाब से, उनको फिर अंदर भिजवाया जाता है। अब तो देखें, को इत्तेफाक हुआ तो जाएंगे, देखेंगे कि वो बताइएगा फिर, जेल के वो जो अब दिए पड़े हैं या नहीं। पीर साहब जो थे वो वहाँ पर दफन थे, उनकी कब्रें वहाँ पर हैं भी या नहीं है। ये उस दौर का एक बड़ा वाकया जेल के हवाले से था। तो मतलब कि जेल के वाकयात अगर डिस्कस करने पे है ना, तो बेशुमार वाकयात है। हमारा एक बड़े मशहूर मारूफ पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से अपना आबिद बॉक्सर इंस्पेक्टर जो है, साबका पुलिस अफसर है, वो टीपू ट्रका वाला के केस के हवाले से एक दफ़ा अपना जेल में रहे हैं। तो जेल में अपना उसके ऊपर अटैक जो है वो प्लान किया गया। अब वो अटैक जब प्लान हुआ, तो रात को किसी को खबर मिलती है, कैदी को पता लगता है, तो वो रौला डाल देता है, खप डाल देता है। प्लान करने वाले कौन थे? प्लान ट्रक्का करने वाला? वाले भी कोई अपना कोई मुलजम ही थे, किसी और केस में थे, लेकिन वो जाहिर बात है किसी ना किसी दुश्मनदारी की वजह से ही ये प्लान किया जा रहा था। तो वो जब शोर मच जाता है, खप डल जाती है, अलार्म बज जाता है, तो फिर वो उसके बाद सारे अपना बाहर से फोर्स भी मंगवाई जाती है। अब क्या हुआ जी, कि जी ये इस तरह से प्लान किया गया और सुबह उस पर आबिद बॉक्सर पर अटैक होना है। ये फिर वो देखते हैं कि जी पता लगता है कि कौन है जी, फलां मुलजम है, उन्होंने ये प्लान किया हुआ, और फलां फलां चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। निकलती ठीक। हैं चीज़ें। मैंने बताया ना, जेल में वो चमचा, आपको मैंने शुरू में स्टार्ट बताया कि वो अपना उसको छुरी की सूरत इख्तियार कर देते हैं, रगड़ रगड़ के उसको छुरी बना देते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जेलों में मौजूद होती हैं लोगों के पास, या बाहर से भी कुछ मंगवा लेते हैं लोग, जिनका मामला ठीक है, जिनकी सेटिंग है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो उसको मुलजम को पकड़ते हैं, और नेक्स्ट डे फिर जो जो चीज़ें होती हैं ना सारी, उससे इंटरोगेट करते हैं, फिर पूछते हैं, सारी बातें भी सामने आती हैं। फिर नेक्स्ट डे उसको किसी दूसरी जेल में चालान काटते हैं और किसी दूसरी जेल में मुंतकिल करते हैं। अब बड़े बड़े खतरनाक मुलजमान, एक किरदार लाहौर शहर का मुबीन भट्ट, बहुत बड़ा किरदार रहा है, अगवा बराए तवान के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से रहा है। उसको जेल में जब पकड़ के डाला गया उन्होंने, तो जेल में बैठ के उसने भत्ता मांगना शुरू कर दिया। जेल में मोबाइल फ़ोन उसको फैसिलिटेट किया करते थे जेल एहलकार, अंदर से बैठ के उसने भत्ता मांगना शुरू कर दिया। जब बाहर पता लगा कि भाई मुबीन भट्ट भत्ता अंदर जेल से बैठ के मांग रहा है, तो अफसरान सिर पकड़ के बैठ गए। उनका इसको तो इतनी मुश्किल से काबू किया, और बड़ा डेस्परेट हुआ करता था ये मुबीन भट्ट, बड़ा खौफ होता था। बड़े लोगों को मर्डर करवाया इसने, बड़े लोगों के घरों पे, ताजरों के, बिजनेसमैन जो थे उनके घरों पर फायरिंग करवाई इसने। फिर इसका प्लान किया जाता है कि इसको जेल से निकलवा के इसको काम जो है इसको फारिग किया जाए। उसको निकलवाया, उसकी वालदा ने, बहनों ने बड़ी खप डाली, बड़ा रौला डाला, बड़ा शोर मचाया, कोर्ट में भी गए। लेकिन वो क्या था कि जब उसका टाइम ख़त्म हुआ, तो वो अपना एंड हो गया उसका भी। अब बेशुमार मतलब कि सेक्टेरियन के हवाले से बताऊं, कि मेरे पास ना एक दफ़ा इंफॉर्मेशन आई मुझे, एक किसी दोस्त ने, कोई जेल का ही बंदा था, उसने, सोर्स होते थे हमारे, उसने मुझे बताया कि भाई अंदर जितने भी सेक्टेरियन दहशतगर्द है ना, मजहबी दहशतगर्द, उन सब के पास मोबाइल फ़ोन है, और वो अंदर बैठकर बाहर ऑपरेट करते हैं।
हर जगह पे राब्ते करते हैं, फंडिंग के हवाले से राब्ते करते हैं, बाहर अगर उन्होंने कुछ किसी को कोई टारगेट देना है तो उस हवाले से भी प्लान करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मोबाइल फ़ोन का उनके पास होना लाज़मी है, और उनके हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। इवन कि मुझे उन्होंने उनके मोबाइल नंबर्स तक दिए कि ये मोबाइल नंबर्स हैं और ये इन लोगों के इस्तेमाल में है। वो मैंने फिर खबर भी दी उसकी, लेकिन जब मैंने वो खबर दी तो वो खबर शाया नहीं हो सकी। वो शाया इसलिए नहीं हो सकी कि बहुत ही मतलब कि एक तो वो कह रहे थे कि यार ये खबर शाया होने के बाद ना मामला जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। ख़राब इस सूरत में हो जाएंगे कि उस दौर में दहशतगर्दी बहुत अरूज पर थी, और जो अंदर लोग थे जिनके इस्तेमाल में ये मोबाइल फ़ोन थे, वो कह लें कि मुख्तलिफ तंजीमों के मेन लीडर जो थे ना, वो हुआ करते थे। उन्होंने कहा यार ये दफ़ा करो, लानत भेजो। न्यूज़ दे दें, उसके बाद आपको न्यूज़ दे रिस्क देंगे, ना हो उनका भाई जाए। तुम भी उसके बाद टारगेट पे होगे और हम में हुँ। से कई लोग टारगेट पे होंगे। तो इस हवाले से फिर वो उन्होंने उसको खबर को शाया भी नहीं किया। तो जेलें जो है ना एक इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ पर एक कह लें कि आप अगर एक कोई आम बंदा जाता है ना, तो वो अंदर से एक बाकायदा रजिस्टर्ड मुजरिम बन के निकलता है। जेलों में गैंग तश्कील दिए जाते हैं। जेलों में मतलब इतने-इतने हीनियस क्राइम वहाँ पर हुए हैं, ठीक है? जो लोग क्रिमिनल थे, बाहर से अंदर गए हुए हैं, वो अंदर बैठ के इतने-इतने हीनियस क्राइम, सियालकोट वाला वाक़या छोटा वाक़या तो नहीं है, यूसुफ कज़ाब वाला, फिर ये सरबजीत सिंह वाला डिस्कस किया। ये वाक़यात कुछ छोटे वाक़यात नहीं है। वो जावेद इकबाल वाला, चले वो तो ख़ैर एक सेपरेट इश्यू था, उनकी जो डेथ थी वो उनको उसको उस इश्यू को ख़त्म करना, तो उस इश्यू को मारना था, और वो उसी सूरत में इश्यू ख़त्म होता था कि उसकी जावेद इकबाल की जो थी वो डेथ हो। तो बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हैं, बयान करने पे आएँ तो मेरा ख़्याल कि कई घंटे लग जाएँगे इस पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जेलों के हवाले से। लेकिन ये जितने भी मामलात हैं ना, जितने भी इंसिडेंट जेलों में होते हैं, इनमें आप 99% कह लें कि जब तक जेल का कोई अहलकार, जेल का कोई अफ़सर या किसी के साथ शामिल नहीं ना होगा सेटिंग इसमें, जब तक ना हो। उनकी सेटिंग नहीं होगी, तब तक कोई वाक़या नहीं हो सकता। इक्का-दुक्का कोई वाक़या कहते हैं कि अगर जेल के अंदर कोई हो जाए, जैसे सरबजीत सिंह वाला वाक़या ले लेना कि झगड़ा हुआ और वो दीवार गिरी और एक ईंट हाथ में आ गई उसके। अब वो ईंट उसकी लिखी हुई थी, उसकी पूरी मुद्दत हो चुकी हुई थी सरबजीत सिंह की। अब वो ईंट उसने उठाई, उठाकर उसने वार भी ऐसी जगह पर किया कि जहाँ पर सडन उसकी डेथ हो गई। ये कोई इक्का-दुक्का वाक़यात इस तरह से होते हैं। अदरवाइज़ जो प्लान्ड इंसिडेंट होते हैं, वो कभी भी जेल अहलकार, जेल अफ़सरान की मिली-भगत के बगैर, उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकते वहाँ पर। अच्छा, ये जो तमाम वाक़यात आपने बताए, ये पहली बार मंज़र आम पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा न्यूज़ आर्टिकल मैंने नहीं देखा। मैं आप ना इसमें बल्कि दिखाइएगा, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूँगा आमिर तांबे के हवाले से। वो आमिर तांबा जब सरबजीत सिंह को मारने के बाद जब बाहर आता है ना, तो फिर उसका हालात आपको दिखाइएगा कि उसके बाहर आके हालात क्या थे। अच्छा, आमिर तांबे का एक बड़ा, जब ये बाहर आ जाता है ना, बड़ा ही मतलब कि नशे पे लग जाता है, बड़े बुरे हालात, कपड़े फटे हुए हैं, जैसे फ़कीरों से भी बदतर इसका हाल होता है। संतनगर में इसकी रिहाइश थी, और इसको फिर घर के अंदर घुस के जो है ना, इसको को नामालूम अफराद जो है वो मार देते हैं इसको, इसका भी मर्डर हो जाता है उसका। अब वो मर्डर किसने किया, ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि इसका मर्डर में जो है वो बैरूनी हाथ शामिल है, क्योंकि वो उन्होंने सरबजीत सिंह को इसने मर्डर किया था, और इसको उन्होंने आमिर तांबे को जो था वो टारगेट पे रखा हुआ था। उन्होंने अब किस तरह से प्लान किया, क्या किया, लेकिन इसकी तफ्तीश के हवाले से चीज़ें जो है वो अभी तक सामने नहीं आई कि उसके मर्डर के महरक़ात क्या थे। वो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा आमिर तांबे की, जो मैंने आपको भिजवाऊँगा मैं आपको, इसमें ज़रूर शेयर करना वो दिखानी वीडियो आपने। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने जेलों के उन वाक़यात के असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए, जो इससे पहले मंज़र आम पर नहीं आए थे। अगर आप किसी और केस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।